हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक सिंह राजपूत एक बार फिर एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ द ब्लड पार्ट 2। इससे पहले वाली जो मेरी क्लास थी उसमें भी हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ द ब्लड की बात की थी और कहीं ना कहीं हमने इस बात को समझ लिया है कि जो हमारा ब्लड है वो दो भागों से मिलकर बना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के दो पार्ट हैं और इसको प्रैक्टिकली हमें इमेजिनेशंस करना है। रिपीट कर रहा हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड को समझने के लिए यदि आप प्रैक्टिकली अपने ब्लड को निकालते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और अगर 30 मिनट के लिए हम अगर अपने ब्लड को छोड़ देते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो ब्लड है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है। ऊपर हम कुछ लिक्विड मटेरियल देख पाएंगे जिसे स्पेशली हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और नीचे का जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसे हम कहीं ना कहीं सॉलिड के नाम से जान रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारा ब्लड जो है वो दो कंटेंट से मिलकर बना है, लिक्विड एंड सॉलिड। जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जबकि जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम प्रोटीन या सेल भी कह सकते हैं, राइट? तो ये जो बातें हैं ये एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आज हम विशेष तौर पर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली हमारे ब्लड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं प्रोटीन या सेल के नाम से जानते हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। सो अल्टीमेटली जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल, second one is white blood cell and the third is platelets। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं कि अगर बाय द वे हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, नोट करने वाली बात है। वहीं अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं एंड द थर्ड इज प्लेटलेट, जिसे हम स्पेशली थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इन बातों को आपको नोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इवन दैट वो क्या काम करती हैं, देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो हमारे लिए निकल कर आ रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये एक्चुअली स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, जिसे हिंदी में हम गोलाकार संरचना भी कह सकते हैं। सो अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि जो ह्यूमन बॉडी की रेड ब्लड सेल्स होती हैं एक्चुअली वो नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाई जाती है, लाइक इसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक उपस्थित नहीं होता। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी सेल्स होती हैं एक्चुअली सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मानव शरीर की अकेली ऐसी कोशिका है लाल रक्त कोशिका जिसपे न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति हो रही होती है उस समय रेड ब्लड सेल में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होती है तो एक मैच्योर लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो एक्चुअली किनारे पर 2.2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर मोटी होती है। इनका जो जीवन काल होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल हैं जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एक्चुअली इनका लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। इसके कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में कोशिका वर्णक या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली एक पोरफाइसिन पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक्चुअली हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को लाल रंग प्रोवाइड करता है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, हीमोग्लोबिन 2 प्रकार के कंटेंट से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट इज हिम एंड द सेकंड वन इज ग्लोबिन। हिम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। सो यहां पर एक लॉजिक नया निकल कर आता है कि यदि हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखना है, सो हमें आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अपनी डाइट में हमें इन्हें शामिल करना होगा। एक मनुष्य के शरीर के अंदर अगर हम रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी की बात करें कि एक्चुअली कितना पाया जाता है, सो एक ह्यूमन बॉडी में जनरली 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm रेड ब्लड सेल्स उपस्थित होता है।
वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें कि मेल कैंडिडेट में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम पाया जाता है, जबकि अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है। जनरली इससे रिलेटेड एक और प्रश्न जनरेट होता है कि जिन लोगों के शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उन्हें हम कहीं ना कहीं एनीमिक पेशेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है एक्चुअली फंक्शन क्या करती है। पहला काम चेक करते हैं हम लोग कि एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्चुअली जो रेस्पिरेशन के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी ऊतकों तक पहुंचाने में हमारा रेड ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है और स्पेशली हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक गैस है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इनको फेफड़ों तक पहुंचाने में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त में अम्ल और क्षार का बैलेंस होता है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करने में हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रक्त में रंग प्रदान करता है। एंड द लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन अस्थि मज्जा में बनने वाला ब्लड है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्चुअली हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो बोन मेरो में डेवलप होता है। मैं आपको यहां पे एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि एक्चुअली इससे रिलेटेड भी प्रश्न होते हैं कि बोन मेरो क्या होता है। तो नोट करिएगा आप लोग कि एक्चुअली अगर हम अपनी लॉन्ग बोन की बात करते हैं, स्पेशली मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन की बात करते हैं, एक किसी लेक्चर में शायद मैंने डिस्कस किया है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर बोन एंड सिस्मोइड बोन। मैं स्पेशली किसकी चर्चा करना चाह रहा हूं? मैं लॉन्ग बोन की बात कर रहा हूं। ऐसी बोन जिसका आकार प्रकार लंबा होता है लॉन्ग बोन कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ह्यूमरस, राइट। ह्यूमरस को हम लोग आर्म बोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल बनती है। एनाटॉमिकल भाषा में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ऊपर इसका हेड होता है, हेड। इसकी नेक को हम लोग शैफ्ट के नाम से जानते हैं और सबसे इसका जो लोअर पॉइंट होता है ये कहीं ना कहीं इसकी टेल कहलाती है, राइट। सो क्वेश्चन इज दैट कि एक्चुअली बोन मेरो है क्या, जिसमें स्पेशली रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हो रहा है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो सैफ्ट है, इस सैफ्ट को यदि आप तोड़ते हैं और तोड़कर माइक्रोस्कोप के माध्यम से यदि स्टडी करते हैं तो ये कुछ हमें मधुमक्खी के छत्तों स्वरूप संरचना में दिखाई देती है, जो स्पेशली क्या कहलाता है, बोन मेरो के नाम से जाना जाता है। और अल्टीमेटली यही वो बोन मेरो है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है कि स्पेशली बोन मेरो 2 टाइप्स की होती हैं, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण विशेष तौर पर रेड बोन मेरो में होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन की चर्चा करनी है हमें, जो कि विशेष तौर पर लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स को एक्चुअली रेड बनाता है। सो एक्चुअली हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बोन मेरो में बनने वाला एक लोह युक्त प्रोटीन है, जो कि हमने पहले समझ लिया है इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है हीमोग्लोबिन हिम एंड ग्लोबिन के माध्यम से बना हुआ एक क्रोमोप्रोटीन होता है। इसमें हिम के 4 अणु और ग्लोबिन का 1 अणु पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं नॉर्मल वैल्यू की ओर इंडिकेट करता है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मली हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। विशेष तौर पर अगर नाउ दैट अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्पेशली पुरुषों की बात करें, मेल कैंडिडेट में 14 to 16 ग्राम के आसपास पाया जा रहा है, जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो इसमें 12 to 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। वहीं अगर हम न्यूबॉर्न बेबीज की बात करें, जिसे हम कह सकते हैं कि
शिशुओं की चर्चा अगर हम करें तो इसमें 14 से 20 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के आसपास हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के फंक्शन ऑलरेडी हम लोग पहले शायद समझ चुके हैं। हीमोग्लोबिन एक्चुअली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीजन को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तथा ऊतकों तक पहुंचाने में हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है हीमोग्लोबिन का अपघटन। हीमोग्लोबिन टूटता कहाँ है? सो एक्चुअली हीमोग्लोबिन लीवर, येलो बोन मेरो एंड स्प्लीन में जाकर टूटता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी आरबीसी टूटती है, आरबीसी का जब भी अपघटन होता है, सो अल्टीमेटली बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन शायद आपने नाम सुना हो। और एक्चुअली जो बिलिरुबिन है ये एक येलो कलर कंपोनेंट है, येलो कलर कंपोनेंट, राइट। कैसे रंग का घटक है ये पीले रंग का घटक है। एंड बिलीव करें आप कि जब भी किसी व्यक्ति को जॉइंडिस होता है, नाम आपने सुना होगा शायद पहले, जॉइंडिस हिंदी में हम जिसे पीलिया कहते हैं, उस पीलिया या जॉइंडिस के केस में एक्चुअली बिलिरुबिन की ही मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। कहना चाहिए मेडिकल डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम चर्चा करें, सो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई स्पेशली हमें दिखाई देती है जॉइंटिस के केस में, पीलिया के केस में, राइट। और पीलिया के केस में जो फिजिकली सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है स्किन का येलो होना, हमारी स्क्लेरा का येलो होना और नेल्स का येलो होना। सो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। सो अभी तक हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स का डिस्कशन किया, हीमोग्लोबिन का डिस्कशन किया। नाउ दैट बात आएगी ल्यूकोसाइट। सो ल्यूकोसाइट को हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्चुअली दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। नंबर फर्स्ट है ए ग्रैन्युलर एंड द सेकंड इज ग्रैन्युलर। यहां पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर का मतलब क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि किसी व्हाइट ब्लड सेल्स को आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, सो अल्टीमेटली अगर इनके साइटोप्लाज्म में हमें कुछ ग्रैन्यूल्स अगर दिखाई देते हैं तो जनरली वो क्या कहलाएगा? ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट सेल कहलाएगी। और यदि किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स दिखाई यदि नहीं देते हैं, सो अल्टीमेटली वो क्या कहलाएगी? वो ए ग्रैन्युलर सेल कहलाएगी। सो अल्टीमेटली ए ग्रैन्युलर की अगर हम बात करें, ऐसी कोशिका जिसके साइटोप्लाज्म में हमें किसी भी प्रकार के ग्रैन्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके अंतर्गत दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज मोनोसाइट। जबकि अगर हम ग्रैन्युलर की बात करें, ग्रैन्युलर का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम व्हाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म में हमको क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। सो इसके अंतर्गत तीन विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। Number first is basophil, second is neutrophil, and the third is eosinophils. इस चार्ट के माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं परसेंटेज और उनका क्या ना लाइफ स्पान दिखाने की कोशिश की है कि कितने घंटे या कितने दिनों तक पर्टिकुलर कोई सेल जिंदा रहती है। तो न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ये 7 आवर्स के आसपास इसका लाइफ साइकिल होता है। इसिनोफिल का 8 to 12 डेज का होता है। बेसोफिल की अगर हम बात करें तो ये कुछ घंटों के लिए होती हैं। मोनोसाइट स्पेशली 3 घंटों के लिए पाई जाती है। आप मोटे तौर पर याद रखें कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, इन्हें हम रक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर के ये सैनिक हैं जो कि विशेष तौर पर हार्मफुल बैक्टीरिया तथा रोगकारी जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स होती क्या है, किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर वगैरह होता है, देखते हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। जिससे पहले हमने आरबीसी को बोला था कि नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाई जा रही है। और सामान्य तौर पर इनका जो कहना चाहिए क्वांटिटी है, इसको बोला गया कि ये 4000 to 7000 पर क्यूबिक mm हमारे शरीर में ये पाए जाते हैं। बिलीव करें कि व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं, इट मीन दैट कि हमारे शरीर में इंफेक्शन क्रिएट हो रहा है।
व्हाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या काम करती हैं, रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करती हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और श्वेत रक्त कोशिकाओं का आगे हम लोग वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं को कितने भागों में बांटा गया जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 भाग में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट था ए ग्रैन्युलर, सेकंड इज ग्रैन्युलर। ए ग्रैन्युलर के अंतर्गत 2 सेल्स हैं, याद रखें, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जबकि अगर हम ग्रैन्युलर की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल की चर्चा की जाती है, जैसा कि ऑलरेडी इस पीपीटी में आप लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कणिकामय या ग्रैन्युलर्स की या ग्रैन्युलोसाइट्स की। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। जनरली इनमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है और न्यूक्लियस जो होते हैं वो कई लोब्स में बटे होते हैं। इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन इनका जो है स्पेशली बोन मेरो में पाया जाता है, और बोन मेरो में भी विशेष तौर पर मायोब्लास्ट सेल के माध्यम से व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। इनका जीवन काल 21 दिन का होता है, याद करें। और स्पेशली ग्रैन्युलोसाइट्स 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। न्यूट्रोफिल की अगर हम चर्चा करें तो इन कोशिकाओं में 2 से 6 केंद्रक होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, और इन्हीं न्यूक्लियस के लोब्स के आधार पर आप न्यूट्रोफिल को पहचान पाएंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये 2 से 6 लोब्स में हमें दिखाई देती हैं। इनकी संख्या 2000 से 8000 mm तथा संपूर्ण व्हाइट ब्लड सेल्स की ये एटलीस्ट 60 to 70 परसेंटाइल पार्ट बनाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा मात्रा न्यूट्रोफिल का ही होता है। स्पेशली न्यूट्रोफिल संक्रमण में बढ़ती हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। भक्षक कोशिका के नाम से जानी जाती है जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसोफिल, इसमें बड़े आकार के 2 खंड या 2 लोब्स, असामान्य केंद्रक या एबनॉर्मल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनकी संख्या 20 mm होती है। इनका विशेष तौर पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेसोफिल होता है इसमें एक कंटेंट पाया जाता है जिसे हम हेपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेरिन। और एक्चुअली हेपेरिन जो होता है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे ब्लड का कोगुलेशन होने नहीं देता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारी आर्टरी एंड वेन्स में जो ब्लड बह रहा है वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है, अगर आपको चोट लगती है, ब्लड अगर हवा में आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है, तो वो कोगुलेट हो जाता है, उसका थक्काकरण हो जाता है। सो हमारी आर्टरी और वेन में ब्लड का कोगुलेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ हमारे ब्लड में नेचुरली क्या पाया जाता है? हेपेरिन पाया जाता है। और बिलीव करें, हेपेरिन की कमी के कारण रक्त में जो ब्लड है उसमें थक्काकरण की प्रोसेस हो सकती है और ये हार्ट अटैक का एक कारण बन सकता है। सो हेपेरिन कौन रिलीज कर रहा है? बेसोफिल रिलीज कर रहा है। तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग इसिनोफिल की, कि ये कोशिका जो है अंग्रेजी के अक्षर बी की तरह दिखाई देती है। इसका न्यूक्लियस कहीं ना कहीं बी की तरह दिखाई देता है। और विशेष तौर पर इसिनोफिल जो होता है वो एलर्जिक सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। कणिका विहीन की अगर हम बात करें तो कणिका विहीन जो सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक का नाम है मोनोसाइट और दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट। चेक करते हैं हम लोग। तो ये पूरे ब्लड का कितना भाग बनाता है? 20 to 30 परसेंटाइल पार्ट बनाता है। यह 2 प्रकार की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। एक को हम कह रहे हैं मोनोसाइट एंड द सेकंड वन इज लिम्फोसाइट। चेक करते हैं हम लोग। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो यह रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इससे पहले मैंने बोला था सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सबसे ज्यादा मात्रा न्यूट्रोफिल की होती है। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो कौन होता है? वो मोनोसाइट होता है। अगर हम परसेंटाइल की चर्चा करें कि मोनोसाइट पूरे ब्लड में कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो 3 to 8 परसेंटाइल इसका पार्ट होता है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्चुअली इसका निर्माण अस्थि मज्जा, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो बोन मेरो होती है उसकी मोनोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो रहा है? मोनोसाइट का निर्माण होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि मोनोसाइट क्या फंक्शन करता है, तो इसका कार्य कोशिकाओं का भक्षण करना या फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मोनोसाइट एक विशेष प्रकार की प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से मोनोसाइट
हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है, उनको नष्ट करने का काम करती है। वहीं अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो यह रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की 20 से 25% भाग बनाता है। इन कोशिकाओं में एक ही बड़ा और गोलाकार न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के आधार पर ही हम श्वेत रक्त कोशिकाओं को पहचान पाते हैं। अगर हम लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट की चर्चा करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कोशिका बोन मेरो या अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है और ये विशेष तौर पर एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वहीं अगर हम टी लिम्फोसाइट कोशिका की बात करें तो ये थाइमस ग्रंथि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली एक सेल होती है। नाउ दैट फंक्शन स्पेशली ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी लसिका कोशिका प्लाज्मा में विकसित होता है। टी लसिका कोशिका जीवाणु, विषाणु और स्पेशली कैंसर सेल्स के प्रति फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। याद रखिएगा कि अगर शरीर के अंदर कैंसर कोशिकाएं हैं तो मान के चलें कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट सेल, 3 प्रकार की सेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द लास्ट वन इज थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। और प्लेटलेट के बारे में ये कहा गया कि एक्चुअली ये चपटी व छोटी और आकार में काफी छोटी दिखाई देने वाली रेड ब्लड सेल्स के टुकड़े होते हैं और विशेष तौर पर प्लेटलेट्स ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रक्त का थक्काकरण करने के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है 5 to 9 डेज का होता है और विशेष तौर पर थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं वो बोन मेरो में हिमेटोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्काकरण करने में प्लेटलेट्स की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। वहीं कहीं ना कहीं ये वेसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम भी करती हैं। वेसो कॉन्स्ट्रक्शन मीन दैट कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो आज की क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के अंतर्गत 3 प्रकार की सेल्स डिस्कस की है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। कहीं ना कहीं हमने उनका स्ट्रक्चर चेक किया, हमने उनका लाइफ साइकिल चेक किया और हमने उनका फंक्शन भी चेक किया। थैंक यू सो मच।